असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। देखो क्या रह गई कमी, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तब तक नींद चैन का त्याग करो तुम। जब तक ना सफल हो तब तक नींद चैन का त्याग करो तुम। सफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। क्या आज का हमारा टॉपिक है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस क्या है, या इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस या इसी को एचडीएन भी कहते हैं। ठीक है, अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस या एचडीएन की अगर हम बात करें तो यह जो समस्या है ना, ये है कहते हैं ना कि थोड़ा क्रिटिकली समस्या है। अब क्रिटिकली समस्या कैसे हो गई, जैसे आज के टाइम में अगर हम इस मॉडर्न युग की बात करें तो ये वाली समस्या बहुत कॉमन हो गया। लगभग अगर एक दो घर को छोड़े लगभग हर घर में यह समस्या आपको मिलेगी। अभी मैंने जल्द ही एक कुंभ टेस्ट का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें जब हम कुंभ टेस्ट हम टेस्ट करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि वह बेस था किस पे, इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया पे था, एचडीएन पे था और भी सारी चीज़ों पे वह बेस था। तो ऐसे ही यह जो हमारा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस वाला टॉपिक है, इसको समझना उससे पहले इसे समझना जरूरी है। तो ठीक है, तो देखते हैं कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस क्या और सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम की चर्चा करते हैं कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस क्या है। इसके नाम से ही इसका काम जो भी प्रोसेस है वह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसे आप बहुत ध्यान से सुने, देखें और समझें। यह टॉपिक अगर समझ में आ गया तो आपके लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, यह हमारे दिनचर्या में है आता, लाइफ स्टाइल में आता है। यह हमारे अगर ये इस टॉपिक के बारे में हमें अपने खुद के लिए जानना यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले समय में यह बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मे बी हम आने वाले समय में भविष्य में यह हमारे साथ भी हो सकता है। समझ रहे मेरे कहने के क्या मतलब है, क्या वे है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आगे समझाऊंगा। बट आप इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस को देखें। ठीक है, तो क्या है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस? अगर हम इरेथ्रो की बात करें, ठीक है, इरेथ्रो देखिए, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, अगर इस शब्द को हम तोड़ने के बाद देखें कि क्या है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, तो जरा ध्यान दें कि क्या है। इरेथ्रो का मतलब होता है रेड सेल। ठीक है, इरेथ्रो का मतलब होता है रेड सेल। ब्लास्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्लास्ट का मतलब ब्रेक डाउन, या जैसे कि होता है ना कि ब्लास्ट ब्रेक डाउन, या कहीं आप सुनते हो कि बम ब्लास्ट हुआ, बम फूटा या फटा, जो भी सारी चीज़ें कह सकते हैं। बट यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटिव नहीं है, एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्लास्ट किसी भी चीज़ का ब्लास्ट या ब्रस्ट हो जाना या फट जाना, यहाँ पे उसी चीज़ को कहा गया ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन मतलब टूटना। अगर यहाँ पे फटना भी कहेंगे तो मे भी समझने के लिए सही है, बट जैसे कि एक होता है कि लैंग्वेज के थ्रू किसी भी चीज़ को समझना, तो यहाँ पे हम फटना नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आरबीसी है तो हम यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब ब्रेक डाउन का मतलब टूटना ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिटाइलिस का मतलब क्या होगा, फिटल मतलब फीटस, जो बच्चा है या जो नवजात शिशु है जो गर्भ में पल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फीटल या फीटस कहते हैं। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, इरेथ्रो मतलब होता है रेड सेल, ब्लास्ट मतलब होता है ब्रेक डाउन, अब फिटाइलिस मतलब होता है फीटल। ठीक है, अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस क्लियर हो गया नाम। अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस को ही एचडीएन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यह होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, इरेथ्रो मतलब रेड सेल, ब्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन, फिटाइलिस मतलब फीटस। रेड सेल का ब्रेक डाउन, रेड सेल के ब्रेक डाउन को इरेथ्रो मतलब होता है आरबीसी ना, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसी को हम एक चीज और कह सकते हैं, हीमोलाइटिक। हीम मतलब होता है ब्लड, हीम मतलब होता है ब्लड, लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ब्लड का ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्लड का ब्रेक डाउन। और यह कैसा एक डिजीज है, डिजीज किसमें पाई जाती है, ब्लड का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, यह ब्लड का ब्रेक डाउन ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, जैसे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी बाबा, तभी ये ब्लड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब ब्लड का ब्रेक डाउन होना एक डिजीज है, यह एक बीमारी है। ठीक है, और किस में हो रहा है, न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु में, किसमें, न्यूबॉर्न में हो रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं एचडीएन।
क्या कहते हैं, एसडीएन या हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। आई होप आपको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस शब्द का मतलब और एसडीएन शब्द का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस मतलब आपने बता दिया कि इरेथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्ट मतलब होता है ब्रेक डाउन, फीटाइलिस मतलब होता है फीटस। आपने एसडीएन को भी बता दिया कि एसडीएन हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो गया। हीम मतलब होता है ब्लड, लाइटिंग मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्लड का ब्रेक डाउन, ठीक है। इतना चीज आपने बता दिया। लेकिन अब यह हमारे लिए मतलब ये समस्या कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या कंडीशन है इस समस्या के होने की। तो समस्या होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा कंडीशन क्या है, तो उस चीज़ को आप देखें। बस अभी इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं एक छोटा सा नॉर्मली वे में मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ को अपना थ्योरेटिकल आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए एसडीएन की समस्या होती कहाँ पे है। जैसे एक कोई पर्सन है, ठीक है, वह आरएस पॉजिटिव है, ठीक है, क्या आरएस पॉजिटिव। अब आप कहेंगे आरएस पॉजिटिव क्या है या आरएस नेगेटिव क्या है, ठीक है। तो वहां पे ब्लड ग्रुप वाली समस्या आती है कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। आपने नाम सुना है ना ब्लड ग्रुप का, कि जिसमें कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ए पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति बी पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति ए बी पॉजिटिव है, कोई ओ पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब ऐसी समस्या या ऐसी बात आप तो सुनते होंगे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपका भी तो कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा, या तो आप पॉजिटिव या निगेटिव होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ब्लड ग्रुप से नहीं लेना देना कि आप ए हैं, बी हैं, ए बी हैं, ओ है, नहीं। बस मुझे पॉजिटिव या निगेटिव से मतलब है कि आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। अगर मेल, ध्यान दीजिए, अगर मेल पॉजिटिव और फीमेल निगेटिव, ध्यान दीजिए, अगर मेल पॉजिटिव फीमेल निगेटिव, तो यह समस्या एसडीएन वाली समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव है तो एसडीएन वाली समस्या होगी, ठीक है। और क्या समस्या होगी, कैसे समस्या होगी, तो आप देखिए। जैसे मान लीजिए मेल पॉजिटिव है, फीमेल नेगेटिव है, ठीक है। उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, और फीमेल ने प्रेगनेंसी कंज्यूम किया, ठीक है, और फीमेल ने प्रेगनेंसी कंज्यूम किया। प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के बाद अगर फिर उसके बाद भी कंडीशन है, ध्यान दीजिए, उसके बाद भी कंडीशन क्या है, अगर मेल पॉजिटिव फीमेल निगेटिव है, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकता है। बेबी या तो जो बेबी उससे फीमेल से होगा, या तो बेबी पॉजिटिव हुआ या तो बेबी निगेटिव हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मेल निगेटिव है बेबी निगेटिव है तो नथिंग, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बेबी पॉजिटिव और फीमेल निगेटिव, फीमेल निगेटिव कहने का मतलब मदर निगेटिव है, अब जो फीटस उसके गर्भ में पल रहा है वह पॉजिटिव है, ठीक है, तब जाके समस्या होगी और सारी कंडीशनों का सामना करना पड़ेगा और उसी में एसडीएन वाली समस्या होगी। लेकिन समस्या कैसे होगी, फर्स्ट मान लीजिए महिला ने या जो फीमेल है वह पहले मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी कंज्यूम किया, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कंज्यूम किया। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीमेल निगेटिव है, मतलब जो मदर है वह निगेटिव है, और जो फीटल जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है वह आरएस पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद आप जानते हैं ना कि जो मतलब जो बच्चा जो फीटल है न्यूट्रिशन प्लासेंटा के थ्रू लेता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से, न्यूट्रिशन माँ से मतलब माँ के बॉडी से उसे मतलब जो भी न्यूट्रिशन बच्चे या फीटल को चाहिए वह वो प्लासेंटा के थ्रू लेता है, ठीक है। अब सारा न्यूट्रिशन माँ से ले रहा है, ठीक है बच्चा। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम एक नाभि से जुड़ी हुई नाल होती है, ठीक है। उसी को जब हम कट करते हैं बच्चे का, तो बच्चे का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में आ जाता है, ठीक है। बच्चे का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में आ जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे बच्चे का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में आ गया, बात समझ में आ रही, लेकिन माँ का ब्लड भी तो बच्चे की बॉडी में जा सकता है। हाँ, बच्चे की बॉडी में जाएगा, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव है और माता निगेटिव है, मतलब जो उसकी जो मदर है वह निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव में अगर चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बच्चे का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में चला गया। अब जो माँ का बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम जो है, उस इम्यून सिस्टम के लिए वह जो ब्लड का कुछ ड्रॉप है वह उसके लिए एंटीजन का काम करेगा। अब उसका इम्यून सिस्टम देखेगा कि अरे ये कौन सा मतलब ब्लड या ये कौन सा एंटीजन आ गया जो मतलब हमारे बॉडी में नहीं था। अब वह उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करेगा। एंटीबॉडी जो डेवलप करेगा वह एंटीबॉडी आईजीजी टाइप का होगी। अब आप कहेंगे कि आईजीजी क्या है, ठीक है, तो यह जो एंटीबॉडी यह एक खुद का एक अलग टॉपिक है, बस आप यहाँ पे नाम जानिए, आईजीजी टाइप का होता है। अब आईजीजी क्या है, आईजीजी का एक नेचर होता है कि यह आईजीजी सिर्फ एक ऐसी
IgG ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। इतनी प्रकार की मतलब एंटीबॉडी होती है, ठीक है, बॉडी में। लेकिन इस पांचों एंटीबॉडी में से सिर्फ IgG के पास ही एक ऐसा नेचर होता है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई माता के अंदर, वह मतलब एंटीबॉडी डेवलप हो गया। जब फीमेल ने फिर से प्रेगनेंसी कंज्यूम किया और उसके बाद जो फीटल उसके गर्भ में आया वह फिर से अगर RS पॉजिटिव हुआ, तब जाके उसको ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस या बच्चे को ढेर सारी प्रॉब्लम होगा। उसे एसडीएन की समस्या तब जाके वहाँ पे होगी। उसे क्या बोलते हैं, हिमोलाइटिक जॉइंटिस होगा। फिर उसके बाद में ब्रेन डैमेज या बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा होगा। ऐसे कई सारे कंडीशंस होंगे, ठीक है। अब मैंने ये अपने लैंग्वेज में अपने थ्रू बताया। अब थ्योरेटिकल क्या कहता है, अब आप उसे देखें। अब यहाँ पे आप देखें कि कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब इस चीज को हम देखते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि अगर मेल RS पॉजिटिव, फीमेल RS निगेटिव है, ठीक है। इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2 कंडीशन है, या तो जो बेबी होगा वह RS पॉजिटिव होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बेबी या तो RS पॉजिटिव होगा या RS निगेटिव होगा, ठीक है। अगर RS निगेटिव हुआ तो बेबी को मतलब नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है अगर RS निगेटिव हुआ। लेकिन अगर RS पॉजिटिव हुआ तो प्रॉब्लम, कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इन चीज़ों को देखने के लिए कि कैसे क्या चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम RS ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं कि क्या है। RS ब्लड ग्रुपिंग, RH एंटीजन, RH एंटीबॉडी या एंटीबॉडी क्या है, ये खुद का एक अलग टॉपिक है। बस यहाँ पे आ गया, मैं हल्का फुल्का आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे एसडीएन की चर्चा कर रहे हैं। बस आपका मेन फोकस एसडीएन होना चाहिए कि एसडीएन क्या है, यह एक कैसी डिजीज है। बस यहाँ पे आप RH क्या है, RS फैक्टर क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं, इसके एसडीएन को समझने के लिए सबसे पहले आपको RS फैक्टर, एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एसडीएन समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको RH फैक्टर क्या है, RH एंटीजन क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं, एंटीबॉडी क्या, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बस हाँ, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें अगर इसकी आ रही है तो वहाँ पे मैं एक हल्का फुल्का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं जिससे आपको एसडीएन समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, RS ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। RS ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले जो RS ब्लड ग्रुपिंग में जो RH फैक्टर था वह रीसस मंकी में 1930 में देखा गया था। रीसस मंकी में 1930 में देखा गया था। लेकिन अगर हम 1930 की बात करें, या जो सन है, अगर हम इस सन की बात करें या ये जो डेट है, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिले। कहीं पर आपको 1940 भी मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग बुक में, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग मतलब जो राइटर होते हैं वह अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। आप डेट पे मत जाइए क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग मतलब मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 1913 या 1940 आप इस चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे पता है वह 1930 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इस चीज़ को कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खोजा था कि क्या है RS ब्लड ग्रुपिंग या RS सिस्टम क्या है या RS फैक्टर क्या है। अगर हम RS की बात करें कि RS किसने दिया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1913 में दिया था, 1930 में दिया था। और कहीं कहीं आपको बुक में 1940 भी मिलेगा, ठीक है। किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं जीन्स फॉर RS फैक्टर। जीन्स फॉर RS फैक्टर क्या है, ठीक है। तो जीन्स फॉर RS फैक्टर क्या है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके 6 जीन होते हैं, मतलब एलील की बात करें तो इसमें 6 जीन होते हैं। कैसे कैसे, एक कैपिटल D, कैपिटल C और कैपिटल E होता है। उसके बाद स्मॉल d, स्मॉल c, स्मॉल e होता है, ठीक है। अब ये क्या है, या जब जीन एलील आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। बस आप यहाँ पे इतना चीज़ समझिए, क्या क्या, कैपिटल D, कैपिटल C, स्मॉल, और कैपिटल D, कैपिटल C, कैपिटल E। उसके बाद क्या है, स्मॉल d, स्मॉल c, स्मॉल e, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें से जो मेन, जैसे कहते हैं कि है तो इतना सारा, लेकिन जो भूमिका निभाता है, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, जो रोल प्ले करता है, वह क्या है, एक कैपिटल D आता है, अब एक स्मॉल d आता है। अगर हम कैपिटल D की बात करें, जैसे
कैपिटल डी जो है वह डोमिनेंट है, ठीक है, और स्मॉल डी जो है वह रेसेसिव है, ठीक है। अब आप कहेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है? रेसेसिव क्या है? डोमिनेंट जहां पर डोमिनेंट होगा, मतलब जहां पे कैपिटल डी होगा वह अपना कैरेक्टर वहीं शो करेगा, मतलब अगर कहीं पर कैपिटल डी है तो कैपिटल डी का ही कैरेक्टर शो होगा, स्मॉल डी है तो वहां पे नहीं शो होगा। लेकिन एक शर्त है, अगर कैपिटल डी के साथ अगर स्मॉल डी है तो स्मॉल डी अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे कैपिटल डी अपना कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर वहां पे कैपिटल डी नहीं है, दोनों नहीं है, सिर्फ स्मॉल डी है, तो वहां पे जाहिर सी बात है जब कैपिटल डी नहीं है तो स्मॉल डी ही अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक। सॉरी सॉरी देख लीजिए कैसे क्या प्रोसेस है। देखिए कैपिटल डी अगर जीन है, मतलब जीन है, कैपिटल डी अगर जीन है तो वहाँ पे आर एस पॉजिटिव, वो आर एस पॉजिटिव है। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो भी आर एस पॉजिटिव है, लेकिन अगर स्मॉल डी है तो आर एस निगेटिव है, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आएगा। डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट मतलब वह होता है जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट मतलब, एक मिनट, जैसे कि मतलब आपके घर में जो सबसे बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है लोग उन्हीं का कहना मानते होंगे, जाहिर सी बात आपके घर भी मानते होंगे, तो जो बड़ा होता है उसी का कहना मानते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी बस आप वही सिंपल अपने घर का उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पे जो डी है वह बड़ा है और स्मॉल डी जैसे छोटा है, तो छोटे की बात कम मानी जाएगी, बड़े की बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो इसलिए कैपिटल डी बड़ा है तो इसकी बात मानी जाएगी, तो इसलिए अपना कैरेक्टर शो करेगा। स्मॉल डी जाहिर से छोटा है तो आप या अपनी बात रखेगा भी तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे स्मॉल डी नहीं होगा वहाँ पे उसकी मनमानी चलेगी स्मॉल डी की, और वह अपना कैरेक्टर शो करवा के ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है कि कैसे जो फीमेल प्रेगनेंसी कंज्यूम किया तो फेटल का जो मतलब फेटल आर एस पॉजिटिव है, मदर आर एस निगेटिव है, कैसे ब्लड गया, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ से कॉपी इंपॉर्टेंट है, बस आप यहाँ से देखिए कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फीमेल का सर्कुलेशन है, ठीक है, एक फीटल का सर्कुलेशन है, ठीक है। फीमेल का सर्कुलेशन है, एक फीटल का सर्कुलेशन है, ठीक है। देखिए मैंने ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिखाया है कि फीमेल का सर्कुलेशन, मान लीजिए ये आरबीसी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आरबीसी शो किया है, ठीक है, यह आरबीसी है, ठीक है। और मैंने बताया था फीमेल में कंडीशन क्या थी, फीमेल में कंडीशन यह था कि फीमेल निगेटिव हो, क्या फीमेल निगेटिव हो। मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा था ना कि फीमेल अगर आर एच निगेटिव हो, आर एच निगेटिव है तो आपका जो आरबीसी होगी वह सिंपल शेप में होगी, बस जो आरबीसी का शेप है वो अपने उसी शेप में, क्योंकि निगेटिव है तो जाहिर सी बात इस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, मतलब आर एच एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये फीटल सर्कुलेशन है, फीटल सर्कुलेशन का दिखाया गया है, ये जो है हमारी आरबीसी है, ठीक है, ये क्या है, आरबीसी है, किसकी, फीटल की। फीटल जो बेबी है, जो उसके बेबी के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें इस शेप की आरबीसी है। अब देखिए अगर आपको फिगर देखने थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि इसके आरबीसी में थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि देखेंगे कि जो मैंने फीमेल का सर्कुलेशन दिखाया है उसमें सिर्फ आरबीसी को ऐसे ही दिखाया है, ठीक है, एक सिंपल आरबीसी के रूप में। और जो मैंने फीटल का दिखाया है उसको तो उसकी आरबीसी तो दिखाया है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसे करके आपका एक त्रिशूल टाइप में कुछ दिखाया होगा, एक नुकीला जैसे कि कांटे नुमा संरचना दिखाया होगा, ठीक है। यह जो है वह आर एच एंटीजन को शो करता है, क्या, आर एच एंटीजन को। यह है, इसका मतलब यह है कि यह आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में यह सारी चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है। फीमेल का सर्कुलेशन है, नॉर्मली ब्लड सर्कुलेट कर रहा है फीमेल का, इस शेप में आरबीसी है। फीटल जो माँ के गर्भ में है, जो मतलब फीटल है, जो उसकी आरबीसी है, जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसकी जो आरबीसी है वह इस तरह की आरबीसी सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, जब ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो मैंने जब कहा था ना कि जो उसका मतलब नाभि के पास जो नाभि जो कट करते हैं उस चीज़ को हम, वह जब कट करते हैं तो बेबी का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए बेबी का ब्लड आपको दिखाया गया था कि ये बेबी का ब्लड है ना, बेबी के सर्कुलेशन में था, तो बेबी के सर्कुलेशन में कैसी आरबीसी थी, कांटेनुमा संरचना थी, ठीक है। कांटेनुमा कहीं मेडिकल टर्म में कहा नहीं जाता, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल का सर्कुलेशन था वह नॉर्मली सर्कुलेशन था, ठीक है। नॉर्मली सर्कुलेशन करने का मतलब कि एक सिंपल आरबीसी थी, ठीक है। अब मैंने कहा जब कट किया गया तो कुछ ब्लड की ड्रॉप फीमेल की बॉडी में आ गया, ठीक है। अब फीमेल की बॉडी में देखिए ये आ गया,
अब ये आ गया, अब ये अलग है, अब कुछ ना कुछ खुरापात करेगा ये, ठीक है। अब क्या खुरापात ये करेगा, अब आप देखिए क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैटरनल सर्कुलेशन आपको दिखाया गया, एक फीटल सर्कुलेशन है, ठीक है। मैटरनल सर्कुलेशन क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, मतलब जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है, अब बेबी का कुछ ब्लड माँ के बॉडी में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब आ गया है ब्लड, अब ब्लड आने के बाद मैंने बताया था कि इम्यूनिटी जो हमारा या जो फीमेल का इम्यूनिटी है वह इम्यून रिस्पॉन्स करेगा उस ब्लड के खिलाफ। ब्लड उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल मतलब एंटीजन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी उससे बचने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करेगी। देखिए अब ये क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बना लिया है, ठीक है, ये एंटीबॉडी बना लिया है। अब ये फीटल का सर्कुलेशन है, ठीक है, फीटल की सर्कुलेशन है, फीटल की सॉरी यहाँ पे उसका दूसरा नहीं दिखाया गया फीटल वाले पे, ये फीटल का सर्कुलेशन है, ठीक है। ये क्या है, फीटल का सर्कुलेशन हमारे कांटेनुमा जो मतलब कहते हैं ना कि आरएस के ऊपर एक एंटीजन टाइप में दिखाया गया, वो ए है इसका, ठीक। अब ये हमारी फीटल की क्या है, आरबीसी है, ठीक है। फीटल की क्या है, आरबीसी, ध्यान दीजिए आरबीसी। अब मैटरनल ये उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है। अब ड्यूरिंग सेकंड डिलीवरी मतलब फीमेल ने प्रेगनेंसी कंज्यूम कर लिया है सेकंड डिलीवरी में, और सेकंड डिलीवरी में फीटस फिर से पॉजिटिव है। अब फीमेल जाहिर सी बात है निगेटिव थी, अब क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बनी है, किसके खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ। अब उस जाहिर सी बात है आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी उसके अंदर बनी है, ठीक है, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है। और जो फीटस है, फीटस क्या है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव। तो देखिए इसके ऊपर कांटे मतलब एक एंटीजन आपको दिखाया गया कांटे की तरह, ठीक है, दिखाया गया। अब यह एंटीबॉडी, अब मैंने बताया था कि यह एंटीबॉडी जो बना है यह आईजीजी टाइप का है, इसका जो नेचर है वह आईजीजी टाइप का है। कैसे है, आईजीजी टाइप का। अब आईजीजी को मैंने क्या बताया था कि यह प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, प्लासेंटा क्रॉस करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यह मान लीजिए फीमेल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए प्लासेंटा के अंदर बेबी है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लासेंटा के अंदर बेबी है, मतलब उसके गर्भ में बेबी है, ठीक है। अब वह प्लासेंटा के थ्रू कुछ न्यूट्रिशन माँ से लेता है, ठीक है, उसकी बॉडी से। अब मान लीजिए कुछ न्यूट्रिशन आ रहा है, लेकिन अब उसकी बॉडी में जो यह एंटीबॉडी फीमेल में बना है वह एंटीबॉडी आईजीजी टाइप का है। आईजीजी टाइप का होने की वजह से, आईजीजी का क्या मतलब है कि यह जो एंटीबॉडी है यह प्लासेंटा को क्रॉस करती है, यह इसका नेचर है। मॉलिक्यूलर वेट में भी यह काफ़ी कम होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट में भी बहुत ही हर एंटीजन से हर एंटीबॉडी से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, कौन, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। अब यह क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चला जाता है। अब बेबी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, बेबी के अंदर जाते ही अब यह कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस करेगा। अब कैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। ये एंटीबॉडी देखिए आपको कैसे दिखाया गया, देखिए मैंने एंटीबॉडी को कैसे बनाया, ऐसे करके बनाया ना, एक कांटे की तरह बनाया, ठीक है। अब आओ मैंने फीटल की आरबीसी कैसे बनाई है, फीटल की आरबीसी देखिए एक ऐसे बना है आरबीसी, मान लीजिए ये आरबीसी है, अब वहाँ पे एक कांटे की तरह बना, ऐसे बना, ठीक है। अब देखिए हर एंटीजन एंटीबॉडी का ये एंटीजन एंटीबॉडी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। एंटीजन वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे उसका मतलब उसका खुद का रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो यह जो एंटीजन है, एंटीबॉडी और एंटीजन है, यह एंटीबॉडी जो है एंटीजन आरएच एंटीजन के खिलाफ है, तो आरएच एंटीजन के खिलाफ है, तो जाके तत्काल इस एंटीजन इस वाले शेप से मतलब आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उससे जाके बाइंड कर लेगा, बाइंड करते जाएगा। एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के एंटीजन से यू बाइंड कर लेगी, बाइंड करने का एक जंजीर बना लेती है। देखिए आपको यहाँ पे जंजीर की रूप में दिखाया गया होगा, एक तरह से ये बना लिया है, ठीक है। अब बना लिया है, अब बनाने के बाद जहां आरबीसी सर्कुलेट कर रही थी बॉडी में, जाहिर सी बात है विलियम हार्वे साहब ने क्या बताया था कि विलियम हार्वे साहब ने यही बताया था ना कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, मतलब जब तक ब्लड सर्कुलेट करता है तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, मतलब हम जिंदा हैं, लाइव हैं, ठीक है। और जहां ही सर्कुलेट करना बंद कर दिया तहां हम कहाँ, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो विलियम किसने बताया था, विलियम हार्वे साहब ने बताया था, ठीक है। अब यह कॉम्प्लिकेशन यहीं पे होता है, जाहिर सी बात है। अब यह सर्कुलेट वहाँ पे जंजीर की नुमा बना लेगा, अब बनाने के बाद क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट कर नहीं पाएगा और उसके बाद में वहाँ पे क्लम्पिंग होने लगती है, या मतलब जब ज़्यादा मात्रा में चला जाता है तो वहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है, आरबीसी टूटने लगती है और उस बच्चे को क्या क्या समस्याएं होती है, बच्चे को हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है और हीमोलाइटिक जॉइंटिस भी हो सकता है। उसके बाद उसका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, उसे जॉइंटिस भी हो सकता है और उसके बाद में उसकी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ तक कि स्टिल बर्थ बेबी भी पैदा होगा, ऐसी कई सारी चीज़ें मतलब होती हैं।
उस बच्चे के लिए। तो ऐसी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो यह थी एसडीएन की, ठीक है। हम आज का जो हमारा टॉपिक था एसडीएन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए मैंने आपको एसडीएन में क्या क्या बताया था, एसडीएन में क्या क्या बताया था, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का पूरा मैंने बताया था कि इरेथ्रो मतलब क्या होता है, ब्लास्ट मतलब क्या होता है, फीटालिस मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, एसडीएन के बारे में बताया, एसडीएन क्या है, हिमोलाइटिस डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न बताया। उसके बाद मैंने मेल और फीमेल का एक छोटा सा उदाहरण लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हल्का फुल्की चर्चा आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग या आरएच एंटीजन पे हो गया। अगर आपको आरएच एंटीजन या एंटीबॉडी या ऐसी कोई ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो अगर आप हमसे कहेंगे तो उस चीज़ पे आरएच एंटीबॉडी पे या एंटीबॉडी पे मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, तो उस चीज़ पे आप वहाँ से देखिए उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर इस टॉपिक में जितना मैं पढ़ा, अगर यहाँ पे अगर आपको कोई समस्या होंगी तो आप हमसे कॉल करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब उसके बाद में जो अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे जैसे मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हम आर एस पॉजिटिव हैं, आर एस निगेटिव हैं और कई सारी चीज़ें हैं, तो मान लीजिए बाई चांस मान लीजिए ऐसी हमारी शादी ऐसे लोगों से होती है जो कि आर एस निगेटिव है, ठीक है, ठीक है। अब होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात, अब उस चीज़ को छोड़ तो नहीं देंगे ना कि हम भैया आपसे शादी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आज के टाइम में मतलब हर हॉस्पिटल में एक रोगम नाम का इंजेक्शन आता है। क्या? रोगम, RHOGAM, रोगम नाम का इंजेक्शन आता है, जो कि आपको मतलब जब आप चेक करवाएंगे उस फीमेल को, अगर आरएच निगेटिव रहेगी और अगर चेक होता फर्स्ट डिलीवरी में ही फर्स्ट डिलीवरी हो गया, ठीक है। अब चेक हुआ, पता चल गया कि फीमेल जो थी वह निगेटिव थी और फीटस जो था वह पॉजिटिव था, ठीक है। चेक कर पता चल गया। अब पता चलने के बाद भले ही उसके अंदर ब्लड चला जाए तो वहाँ पे तत्काल डॉक्टर वहाँ पे रोगम इंजेक्शन लगा देते हैं। रोगम इंजेक्शन में होता क्या है, एंटी डी होता है, मतलब एंटीबॉडी डी होता है, ठीक है। एंटीबॉडी डी है, क्या डी क्या है, मतलब वही जीन है जो डोमिनेंट है, जो अपना कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। वही लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी बनती है वह यह एंटीबॉडी वहाँ पे ही उसी मतलब अपने आप में ही मतलब बाइंड करके क्लॉक करके उस चीज़ को खत्म कर देता है और इतनी सारी समस्याएं एसडीए वाली समस्या नहीं होती। किस इंजेक्शन से? रोगम वाले इंजेक्शन से, ठीक है। तो ये बात थी, मतलब इंजेक्शन लगवा के सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो एसडीएन था, एसडीएन का जो हमारा टॉपिक था वह यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।